हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम जो है देखेंगे होम साइंस मतलब गृह विज्ञान का ये हमारा पेपर है जो व्यापम द्वारा जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। अभी फिलहाल में ही ये हुआ है एग्जाम जो है, और व्यापम द्वारा पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नया पैटर्न में कैसे पूछा है ये सारे हम देख लेंगे। आप लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं सर इसका कोई सोर्स नहीं, होम साइंस का बहुत कम पढ़ने के लिए है, सोर्सेस नहीं है, तो इसलिए मैं ये 2024 क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगा और आप स्वयं भी तैयारी करके देखें। ये सेट ए है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का प्रारूप। इसी तरह से पार्ट 1 होम साइंस का जो निकला था वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से उसको डिलीट किया गया है। वो पुनः अपलोड किया जाएगा और आप लोग को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिखता है टेक्निकल या जो भी, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करें। चलिए जल्द शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। मैथ्स भी आप देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक में प्लेलिस्ट बनाया हो, ध्यान रखिएगा। छात्रावास अधीक्षक में कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है जिसे आप वहाँ जा करके जरूर करें, वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं से जुड़ी एक आम जटिलता है? तो देखिए, जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं से कौन सा है? उच्च रक्तचाप तो हो नहीं सकता। कम आयु वाले जन्म के समय वाले बच्चे को, जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं को उच्च रक्तचाप हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म के समय नहीं होता। ये मधुमेह भी नहीं हो सकता, और ये है ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डी वाला बीमारी भी नहीं हो सकता। इनको क्या है? रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो है संभावना है उसको केवल सी हो सकता है। तो ये जो है हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। एक बार पुनः बता दूं, 2024 जुलाई में अभी हाल ही में सेट एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन कौन सुरक्षात्मक फलों और सब्जियों के रूप में मानी जाती है? तो देखिए ये कौन कौन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है पीली हरी सब्जियाँ एवं फल, ये सुरक्षात्मक फल है। सुरक्षात्मक फल और सब्जियां, तो ये सब्जियां जो है सुरक्षात्मक है। ये जो है पीली हरी सब्जियां एवं फल। भट्टा, कद्दू, भिंडी, लौकी को नहीं माना जाता। अगला है विटामिन सी युक्त जो सब्जियां और फल है, ये भी जो है सुरक्षात्मक फलों के रूप में जानी जाती है। तो ए और सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, आपका 2 का सी। चलिए 3 नंबर देखते हैं, फलों को काटने के बाद भूरापन किस एंजाइम के कारण आ जाता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कूट में नहीं पूछा है। तो ये जो है पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, तो ये जो है ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरे का। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। अब देखिए सुमेलित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ये सूची और सूची सेकेंड। तो देखिए सुमेलित करना है, इसे हमें देखना है। ए धनिया, तो धनिया क्या है? लकड़ी का बुरादा। ए का हो जाएगा 4। बी का हो जाएगा काली मिर्च, ये पपीते के बीज, ये पपीते के बीज की तरह काली मिर्च होता है। हल्दी पाउडर, तो ये हल्दी पाउडर को देख लेते हैं, ये लेड क्रोमेट, सी का 2। और डी का देखते हैं सरसों के बीज, तो ये जो है क्या हो जाएगा 1, मतलब सरसों के बीज किसकी तरह? अरिजीमोन के बीज। तो इस तरह से ए का 4 फिर से मिला लेंगे एक बार, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4 का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी कहा जाता है, किस वर्ष में बनाया गया? तो देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया है? तो देखिए याद रखेंगे 2020, 18 और 2000 में नहीं बना है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना है। लेकिन छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम अगर राज्य से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 2012 में, राज्य का 2012 में, और केंद्र लेवल का पूछा जाए मतलब भारत का पूरा, तो ये 2013 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वें नंबर का, सुमेलित करें। फिर से सुमेलित करें वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सुमेलित करें में यहाँ पे 6वें नंबर का क्वेश्चन ए, देखिए विटामिन डी अस्थियों की मजबूती के लिए होता है, ए का 4 होगा। मिलान करते चले। बी विटामिन बी, तो देखिए विटामिन बी क्या है? कार्बोस के चयापचय में सहायक होते हैं, तो बी का 1 होगा। उसके बाद सी विटामिन ई, देखिए तो विटामिन ई क्या है? स्वस्थ प्रजनन अंग के लिए है। विटामिन ई स्वस्थ प्रजनन अंग के लिए, सी का 2। डी का देखते हैं विटामिन के, तो विटामिन के क्या है? चलिए डी का देखते हैं, विटामिन के रक्त जमने में सहायक होता है, आप सभी जानते हैं। तो विटामिन के, तो ये सरल पूछा गया है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से बुला लीजिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इस तरह से ए करेक्ट आंसर है।
आप लोग कहते हैं एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सेट कहें या मॉडल पेपर कहें, तो यहाँ पे केवल हम देखेंगे। आप जो है जो मेन आपके पढ़ रहे हैं आप अपने नोट्स से, वहाँ आप देखें ये केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, यहाँ डिटेल नहीं किया जा सकता, समय कम हो जाता है, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो कम से कम 15 से 16 मिनट में जल्दी आप नोट्स से पढ़िए, यहाँ प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बाकी ये प्रैक्टिस सेट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें हेल्प मिले उस हिसाब से हम पढ़ सकें। चलिए यहाँ देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन प्रोटीन के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए 7वें नंबर का प्रोटीन के संदर्भ में सही नहीं है पूछ रहे हैं। तो देखिए ये शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग होते हैं, ये सही नहीं है। दूसरा है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए प्रोटीन जल में घुलनशील होता है, ये सही है, इसको भी याद रखना है आपको क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये घुलनशील होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये भी सही नहीं है। तो और ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। देखिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए और सी आएगा, ए और सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा आपका। मतलब प्रोटीन के संदर्भ में ये सही नहीं है। अब देखिए कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड में हाइड्रोजन दिया है, तो ये हाइड्रोजन सही होगा। तो एक और ये बी और डी क्या है, सही है। लेकिन इसके संदर्भ में सही कौन सा नहीं है, ए और सी। तो ये करेक्ट आंसर होगा 7वें का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। तो कथन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कथन है कार्बोस वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सही कथन है। एक कथन जो है सही है। कारण पढ़ते हैं, परंतु संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऊतकों के निर्माण में मुख्य घटक नहीं है। तो देखिए मुख्य घटक नहीं है कह रहा है, इसलिए ये गलत है क्योंकि कार्बोस वसा तथा प्रोटीन ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सही बात है। एक कथन सही है, लेकिन आर जो इसका कारण दिया गया है ये क्या है, गलत है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फफूंद किस पीएच पर सबसे अच्छा विकसित होता है। किस पीएच पर सबसे अच्छा विकसित होता है फफूंद, 3 से 9, 4 से 6, 4 से 9 और 1 से 3। तो सही आंसर है 4 से 6। अपना भी आंसर चेक जरूर करें कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पाते हैं, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जरूर चेक करें अपना तैयारी। सिरका बनाने की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। देखिए पिछले बार हम लोग कर रहे थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम का सेम रिपीट हुआ है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। सिरका बनाने की प्रक्रिया में जो है, सिरका बनाने वाली जो प्रक्रिया में जो चरण होता है उसको सही क्रम में जमाना है। तो कैसे जमाएं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, देखिए फलों का अर्क प्लस खमीर होगा, ये पहला हो जाएगा सी। फिर उसके बाद ए हो जाएगा अल्कोहल किण्वन। फिर उसके बाद हो जाएगा एसिड किण्वन, तीसरे नंबर में क्रम में जमा रहे हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा छननीकरण होगा। फिर उसके बाद होगा आपका पाश्चुरीकरण, 5वां। फिर बॉटलिंग, बोतल में भरना, लास्ट में बोतल में भरना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डी सही क्रम होगा। एक बार फिर से देखेंगे, CABDFE। तो 10 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11वां है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर कथन और कारण दिया है। कथन क्या दिया है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुपोषण अभी भी भारतीय आबादी के लिए एक प्रमुख तथ्य है। कारण है, देखिए 11वां जो बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुपोषण अभी भी भारतीय आबादी के लिए एक प्रमुख तथ्य है, बिल्कुल सही है। और NFHS4 के अनुसार भारत में 50% महिलाएं और बच्चे रक्त अल्पता पीड़ित हैं, ये भी सही है। तो देखिए ये दोनों कथन ए और आर सही है, लेकिन कारण मूल स्पष्टीकरण कथन ए का, देखिए ये दोनों सही है। तो ये ऑप्शन के अनुसार सी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये कुपोषण अभी भी भारतीय आबादी के लिए सही में ये प्रमुख तत्व बना हुआ है। लोग ऊपर से अच्छा दिखते रहते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं, तो कुपोषित होते हैं वो। तो इस तरह से 11वें का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12वां है, पाचन प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाएं। देखिए पाचन प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा अंतग्रहण, सबसे पहले अंतग्रहण होगा, फिर उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद क्या होगा, अवशोषण होगा तीसरे चरण में, उसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा चौथे चरण में, फिर उत्सर्जन होगा 5वें में। तो ये क्या हो जाएगा,
एक बार क्रम को जमा लीजिए। CEBAD, ये सी करेक्ट आंसर होगा 12वें का सी करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट कर लेंगे। फोलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेरी पैलेग्रा रिकेट्स एनीमिया, तो फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होती है, तो 13वां का डी जो है करेक्ट आंसर है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए जल में कौन कौन सा घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे देखते हैं रेटिनॉल नहीं है, यहाँ पे देखिए थायमिन है, थायमिन और फोलिक एसिड ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, बाकी रेटिनॉल और विटामिन के ये जल में घुलनशील नहीं होते, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 14वें का। चलिए बी और सी जल में घुलनशील है, मतलब थायमिन और फोलिक एसिड। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक एथलीट के लिए कौन सा आहार अनुपात सर्वोत्तम है? एक एथलीट के लिए तो देखिए 60-25 15 आहार, 40-30 आहार ये होता है। 15वें का बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 16वां है, नींबू अचार बनाने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करें। तो नींबू अचार बनाने हेतु क्या करना है? चरण में क्रमबद्ध करना है। देखिए 16वें नंबर का प्रश्न, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा? नींबू को धोएं, सबसे पहले नींबू को धोएंगे, पहला चरण। सबसे पहले क्या करेंगे? नींबू को धोएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। उसके बाद साफ नैपकिन से सूखा करेंगे, दूसरा चरण। फिर उसके बाद क्या करेंगे? टुकड़ों में काटेंगे, तीसरा क्रम से टुकड़ों में क्या करेंगे? काटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नमक तथा मसाला मिलाएं। फिर उसके बाद एक सूखे कीटाणु रहित डिब्बे को रखें, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? नमक या तेल भर दें 6वें नंबर में, और लास्ट आपका बच गया डी, तो ये हो जाएगा 7वां, ढक्कन से कस कर बंद कर दें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। 16वें का बी करेक्ट आंसर है। एक बार पुनः मिलाएंगे, सी फिर जी फिर ए फिर ई फिर ए फिर बी फिर डी, इस तरह से क्रम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितना लौह तत्व देना चाहिए? तो देखिए 17 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 40 मिलीग्राम प्रतिदिन इनको जो है, एक गर्भवती जो स्त्री होते हैं इसको लोह तत्व कितने की आवश्यकता होती है? 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया क्वेश्चन है 2020 के अनुसार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितना BMI होने पर मोटापा की श्रेणी में आ जाता है? 18वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है कितना? 25, तो ये जो है करेक्ट आंसर है। ये बच्चों में कुपोषण का प्रकार है, तो देखिए बच्चों में कुपोषण का प्रकार कौन कौन सा है? चलिए देखते हैं। क्वाशियार्कर ये बच्चों के लिए है, सही बात है, बच्चों का कुपोषण का प्रकार है ये। और उसके नेफ्राइटिस ये नहीं है। पीलिया बच्चों के कुपोषण का शिकार, तो देखिए ये पीलिया भी है। 19वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कौन सा आ जाएगा? पीलिया नहीं है, ए, और ये मरासमस ये डी आएगा। कौन कौन सा आएगा? देखिए क्वाशियोरकर ये बच्चों में कुपोषण के लिए है, और मरासमस ये बच्चों में कुपोषण के लिए है। तो ए और डी जो है सही आंसर होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 19वें का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ी बनाइए। अब देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ तो जोड़ी बनाना है यहाँ। चलिए देखते हैं, अल्पभारिता 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अल्पभारिता ये क्या है? अल्पभारिता जो है ये सामान्य वजन से 20% कम, ये जो है ए का 3 होगा। फिर बी का देखते हैं, मोटापा। अब देखिए मोटापा ये क्या है? मोटापा जो है क्या होता है? सामान्य वजन से 20% ज़्यादा, बी का 4। फिर है पेप्टिक अल्सर, तो ये पेप्टिक अल्सर क्या है? ये एच पाइलोरी है, तो सी का 2, और डी का पीलिया बिलिरुबिन, तो ये जो है डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, तो ये डी में देखने को मिल रहा है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए किस रेशे को रेशों की रानी कहा जाता है? किस रेशे को रेशों की रानी कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो किसको कहा जाता है? सूती, रेशम, जूट, फ्लेक्स, आप सभी जानते हैं, ये सिंपल लाइटली क्वेश्चन है, रेशम को कहा जाता है। तो 21 का बी जो है करेक्ट आंसर है। वैसे क्वेश्चन का लेवल अच्छा पूछा गया है। 22 देखते हैं, कथन और कारण। तो देखिए 22 में कथन और कारण क्या है? चलिए कथन देखते हैं, अम्लीय रंग ऊन और रेशम के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है, अम्लीय रंग ऊन और रेशम के लिए उपयुक्त होता है। कारण दिया गया है, अम्लीय रंग ऊन और रेशम में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सी समूह के साथ आयनिक बंधन बनाते हैं। ये सही नहीं है। तो देखिए कथन सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो 22 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 23 देखते हैं, भारत में ऊन के निर्माण की हाथ से जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित क्रम को व्यवस्थित करें।
ऊन निर्माण की हाथ से की जाने वाली प्रक्रिया, मतलब हाथ से जब ऊन निर्माण किया जाता है उसको हमको क्रम से जमाना है। तो 23वें का देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, श्रेणीकरण और छांटना सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होगा, मिश्रण और धुनाई, मिश्रण और धुनाई। फिर उसके बाद क्या होगा, खींचना तीसरे नंबर में। फिर कताई और बुनाई करते हैं। तो इस तरह से क्रम DBAC होता है। तो ये जो है सही क्या होगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐंठन की दशा है, कौन सी ऐंठन की दशा है 24वें का। तो जेड ऐंठन, एस ऐंठन, सही आंसर होगा एस ऐंठन। सॉरी, ये कूट में दिया है। चलिए कूट में देखेंगे 24 नंबर का। तो कूट में क्या क्या आएगा, चलिए जेड ऐंठन भी आएगा कूट में, जेड ऐंठन, और उसके बाद होगा एस ऐंठन, शून्य ऐंठन, एक्स ऐंठन नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, केवल ए और बी आएगा 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिनन के छोटे तंतु को कहते हैं, देखिए लिनन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं। तो ये लाइन कहते हैं, रेशा नहीं, टो कहते हैं। क्या कहते हैं, टो। 25 का जो है सी करेक्ट आंसर होगा। 26वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तंतु के प्राथमिक गुणों में शामिल है। तो देखिए तंतु के प्राथमिक गुणों में क्या शामिल है, एकरूपता शामिल है, उसके बाद लचीलापन भी शामिल है, उसके बाद आपस में सटने की क्षमता भी शामिल है, विद्युत चालकता बस शामिल नहीं है इसमें। तो केवल ए, बी और सी ये भी कूट में है। तो सही आंसर हो जाएगा 26 का डी। 27 नंबर देखते हैं। रेशम के अघुलनशील प्रोटीन को कहते हैं। देखिए रेशम के रेशे के अघुलनशील प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो 27 का ये क्या कहते हैं, सेरेसिन नहीं, केरेटिन नहीं, फाइब्रोइन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइब्रोइन। 27 का सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। सूत निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करें तो पहला धुनाई होगा, पहला धुनाई, फिर उसके बाद घुमाव देना दूसरा, फिर उसके बाद होगा खींचना, फिर उसके बाद होगा जो है 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए होगा पहला, फिर उसके बाद उसके बाद देखिए पहला ए होगा धुनाई, पुनः देखेंगे पहले धुनाई, फिर उसके बाद कंघी करना होगा, दूसरा क्या होगा, कंघी करना, फिर उसके बाद आएगा आपका खींचना, फिर उसके बाद आएगा आपका चौथा नंबर में घुमाव देना, फिर लास्ट हो जाएगा कताई करना, पांचवा। तो इस तरह से ए, डी, बी, ई और सी ये सही क्रम होगा। 28 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तंतु को वस्त्र में परिवर्तित करने में निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रक्रियाएं शामिल है। तो देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन में ये क्या है, धागा तंतु वस्त्र, तंतु धागा वस्त्र, ये सही है। क्या प्रक्रिया है, तंतु फिर धागा फिर वस्त्र। तो ये जो है सही क्रम है। 29 का बी करेक्ट आंसर है। 30वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। अब देखिए एक तरफ स्तंभ फर्स्ट है, दूसरे तरफ स्तंभ सेकेंड है, सुमेलित करना है। तो चलिए 30वें नंबर का क्वेश्चन। तो 30 में क्या है, यहाँ देखते हैं ए, कंघी करना, ये जो है लंबे और छोटे रेशों को अलग करना, कंघी करना मतलब। तो ए का सेकेंड से मिलान होगा, ए का किससे मिलान हो गया, सेकेंड से। फिर बी का देखते हैं कताई, ये रिंग फ्रेम है, बी का 3। फिर उसके बाद है सी, पाइल बुनाई, देखिए पाइल बुनाई क्या है, वेवलेट, तो ये सी का 4। फिर लंबे रेसे, लंबे रेसे क्या हो जाएगा आपका 1 फिलामेंट बचा है, तो फिलामेंट। तो इस तरह से एक बार फिर से मिलाएंगे, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ये बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30वें का। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिलाई मशीन अटैचमेंट है। अब कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है, सिलाई मशीन अटैचमेंट। तो देखिए कौन सा है 31 का। तो यहाँ देखते हैं, चलिए कार्ड हेमर बिल्कुल है, बाइंडर भी है और रफलर भी है, शटल बस नहीं है। तो ए, बी और सी सही है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुणवत्ता। अब देखिए गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण पूछा जा रहा है, इसके चरण क्या है। तो देखिए 32 नंबर का यहाँ देखते हैं, पहले क्या है, कच्चे माल की जांच, सबसे पहले कच्चे माल की जांच, फिर उसके बाद होगा पोशाक की नाप, पैटर्न और नमूने की जांच। ये जो है सही विकल्प का चयन करना है हमें। ये जो गुणवत्ता नियंत्रण का जो चरण है उसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले क्या होता है, कच्चे माल की जांच करना, फिर पोशाक की नाप, पैटर्न और नमूने की जांच करना, फिर उसके बाद आएगा आपका विभिन्न दृष्टिकोण से पोशाक की जांच करना, फिर पोशाक की मांग, पूर्ति, उपयोगिता का मूल्यांकन करना। तो इस तरह से ए, सी, डी और बी ये क्रम होगा, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण का ये चरण होगा।
तो 32 का डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी आकृति को विस्तृत करती है, किस तरह की आकृति को विस्तृत चौड़ा करती है 33 नंबर में? तो ये जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो है, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती है आकृति को विस्तृत चौड़ा करती हैं। तो देखिए 33 का ये करेक्ट आंसर है। 34 नंबर का संपूर्ण परिधान की रूपरेखा है। तो देखिए 34 में आकार रेखा सिल्यूट, देखिए सिल्यूट जो है संपूर्ण परिधान की रूपरेखा है। 34 का सी करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऐसा किसने कहा हर फंक्शन का अंत अति से होता है? किसने कहा है हर जो फंक्शन होता है उसका अंत अति से होता है? तो 35 का इसको किसने कहा है? चार्ल्स फ्रेडरिक नहीं है, पॉल पायरेट ने कहा है। किसने कहा है? पॉल पायरेट ने। 35 का बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से। तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे ब्लॉक पैटर्न, देखिए ये जो है ब्लॉक पैटर्न ये किससे है? ये वृहद उत्पादन से है। ए का हो जाएगा 2, बी का असमिति संतुलन, तो बी का हो जाएगा आपका एक डिजाइन की रचनात्मकता को व्यक्त करना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है ग्रेडिंग पैटर्न, तो ग्रेडिंग जो पैटर्न है ये जो सी है ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि पेपर में विभिन्न नापों की ड्राफ्टिंग, ये हो गया। फिर उसके बाद डी जो है भ्रम उत्पन्न करने में सहायक का है पोत, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 36 नंबर का, ध्यान रखेंगे 36 का सी करेक्ट आंसर। 37 नंबर देखते हैं। चलिए, प्रत्येक फंक्शन का एक जीवन काल होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लासिक ट्रेड्स स्वीकारना और फंक्शन चक्र। तो 37 का इसे क्या कहते हैं? फंक्शन चक्र कहते हैं। 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही फिटिंग, देखिए सही फिटिंग के लिए क्या आवश्यक है? सही फिटिंग के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए क्या है? कपड़ा, सही नाप, डिजाइन शैली। तो देखिए सही फिटिंग के लिए केवल सही नाप आवश्यक है, तो केवल बी आंसर आएगा। 38 का बी जो है यहाँ करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कथन और कारण दिया गया है। कथन है 39 में, कथन दिया गया है मशीन में कौन सा भी तेल डाल सकते हैं, मतलब कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, गलत है। मशीन में तेल नहीं डालना चाहिए। निम्नलिखित उत्तरों में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए सीधा सीधा ए और आर दोनों क्या है? गलत है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मशीन में कोई सा भी तेल डाल सकते हैं ऐसा नहीं, अच्छा तेल डालते हैं, और मशीन में तेल नहीं डालना चाहिए ये भी गलत है। तो 39 का जो है ए जो है करेक्ट आंसर है। 40 नंबर देखते हैं। चलिए, हाथ की सुइयाँ, ये भी क्या है? कथन और कारण से संबंधित है। तो देखिए हाथ की सुइयाँ की भांति ही मशीन की सुइयों के भी नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। और यह सिलाई कार्य में उपयोग में लाई जाती है, तो सही है। हाथ की मशीन की तरह सुइयाँ की नंबर होते हैं, जैसे 18, 24, 22 ऐसा, और उसका क्या होता है? यह सिलाई में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल दोनों सही है। तो 40 का क्या हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन के अनुसार लेना है आपको, ऑप्शन अलग अलग दिए इधर, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 40 का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला उद्यमियों की भारत में प्रमुख समस्या है। तो देखिए महिला उद्यमियों की भारत में क्या समस्या है? शिक्षा तथा कुशलता का अभाव, बिल्कुल ये सही है। समाज में पुरुष की प्रधानता है, ये भी सही है। उनके साथ महिलाओं के लिए जो समस्याएं हैं, सुनने और समझने की क्षमता कम होता है, ये भी सही है। तो ऊपर के सभी सही हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे है कथन, अभी कथन है दक्षता एवं ज्ञान अस्पर्शनीय मानवीय संसाधन है, बिल्कुल सही। दक्षता और ज्ञान अस्पर्श, क्योंकि दक्षता और ज्ञान को ये स्पर्शनीय नहीं होता, कारण है उनको छुआ नहीं जा सकता, एकदम बिल्कुल सही। तो कथन, अभी कथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है। तो 42 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों के चुनाव में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? 43, तो ये जो है उपयोगिता, गुणवत्ता, निपटान, ये नहीं है। घरेलू उपकरणों के चुनाव में कह रहा है कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो गारंटी, पहले तो हम घरेलू सामान लेते हैं उसके लिए गारंटी वाला सामान देखते हैं, फिर डिजाइन भी रहना चाहिए, फिर उसमें खर्च भी देखते हैं कि थोड़ा सा कम हो, क्योंकि घरेलू उपकरण के लिए। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, निम्न में से प्रतिदिन अधिकतम ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता किसे होती है? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है? यहाँ पे देखते हैं हम जो है 44 नंबर का क्वेश्चन, तो किसको होती है? देखिए शिक्षक को, क्लर्क को, पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को, गृहिणी को। तो देखिए भाई, यहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं, क्लर्क काम करते हैं, गृहिणी घर का काम करते हैं, लेकिन पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति मेहनत करता है, इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 44 का। इनको जो है अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी प्रतिदिन, क्योंकि वो प्रतिदिन जब काम करेगा, अधिक ऊर्जा रहेगा, तभी वो काम कर पाएंगे।
चलिए अगला है अभिकथन, स्थैतिक मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला है। 45 नंबर का देखिए, स्थैतिक मुद्रा खड़े रहना थका देने वाला है, बिल्कुल सही। कार्य करते समय हाथ तथा पैरों में रक्त संचारण प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, तो अभी कथन तथा कारण दोनों सत्य है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समय व्यवस्थापन के अंतर्गत कार्य, आराम और मनोरंजन यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए 46 का किसका उदाहरण है ये जो है सर्विस या नौकरी समय नहीं, कार्य का समय, समय का मूल्य टाइम नहीं, समय का संतुलन का उदाहरण है। 46 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ी बनाइए, जोड़ियाँ बनाइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। चलिए कार्मिक प्रबंध पर केंद्रित, तो ये क्या हो जाएगा, लोगों को नियंत्रित करने के अधिकतम लाभ कमाना, ए का 4। फिर उसके बाद बी का देखते हैं, मानवीय साधन प्रबंध पर केंद्रित, लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर केंद्रित करना, बी का 1 हो जाएगा। सी का देखते हैं, कार्मिक प्रबंध दर्शन, तो देखिए सी का क्या होगा, सी का हो जाएगा आपका गतिविधियां प्रबंध का कार्यात्मक क्षेत्र, कार्मिक प्रबंध का दर्शन के लिए, सी का हो जाएगा 2। फिर डी का हो जाएगा बचा क्या 3, तो मानवीय साधन प्रबंध का दर्शन किससे संबंधित, तो गतिविधियों को मानवीय प्रबंध कहा जाता है, सी का 3। एक बार मिला लीजिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47 का। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध में योजनाओं के गतिशील क्रियाओं में, अब देखिए इसको कूट के अनुसार लेना है, प्रबंध योजनाओं में गतिशील जो क्रिया है उसमें क्या क्या है। देखिए 48 नंबर का, व्यक्तिगत निर्णय समाहित करते हैं, नहीं होगा, भविष्य उन्मुखी होते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है प्राप्त लक्ष्यों को विश्लेषण पर आधारित होते हैं, ये नहीं आएगा, संपूर्ण रूप में क्रिया या कार्य को देखा जाता है, ये भी सही होगा, तो बी और डी सही आएगा। 48 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। देखिए 49 में क्या कहा जा रहा है, ये जो है निर्णय लेने या समस्या समाधान में तुलना में प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है, सही है। कारण दिया गया है, प्रबंध की कार्यकारिता की संपूर्ण विचार नहीं करता, ये भी सही है। तो अभी कथन और कारण दोनों क्या है, सत्य है, परंतु आर जो कारण है ये पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 49 का। और ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद पार्ट 4 के रूप में आएगा, पार्ट 3 है, क्योंकि पार्ट 1 होम साइंस का डल चुका है, जो वॉइस की वजह से डिलीट कर दिया गया है, वो पुनः अपलोड किया जाएगा। पार्ट 1 ध्यान रखेंगे, पार्ट 2 तो अपलोड ही है, उसके बाद ये पार्ट 3 है और पार्ट 4 आएगा इसी के बाद, जो 50 क्वेश्चन बचेगा। कार्य करते समय सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्वों की पहचान करें। तो देखिए ये पर्याप्त रोशनी सही है, गुड हाउस कीपिंग ये भी आएगा, और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण ए, बी और सी। 150 dB तक आवाज़ ये नहीं होगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो 51 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ये पार्ट 4 के रूप में आ रहा है, बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हैं पार्ट 4 में करेंगे। जीके जीएस भी हम करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जीके जीएस में इंडिया लेवल का और राज्य लेवल का जीके जीएस पूरा करेंगे। और भूगोल का पार्ट 2 भी आ रहा है, भूगोल का पार्ट 1 हो चुका है। एक बार फिर से कहूँगा, हॉस्टल वार्डन अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्ले लिस्ट में वहाँ कंप्यूटर का जो सिलेबस है और जीके जीएस सिलेबस है ये जरूर देखें, और करंट अफेयर बहुत अच्छा बना हुआ है, उस करंट अफेयर को आप जा करके अध्ययन कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन में से, आपके लिए पुनः एक बार और से अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।